Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का सीरीज का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस चैप्टर फेडरलिज्म का एक वीडियो लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने फेडरलिज्म का ओरिजिन, उसका इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट की भी बात की थी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरलिज्म के की फीचर्स की। जी हाँ, जो भी की फीचर्स है फेडरलिज्म के, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हम इसमें देखेंगे। तो आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बहुत ही ध्यान से देखिए। तो बिना किसी समय गवाए चलिए आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी अबाउट द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म के की फीचर्स की। फेडरलिज्म के टोटल 8 के फीचर्स हैं, हम उनके ही बात करने वाले हैं। 8 की फीचर्स की बात हम करेंगे डिटेल में और उन्हें समझेंगे कि क्या होते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस चैप्टर से हमारा कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म का या फिर की फीचर पूछा जाता है। मैक्सिमम चांस जो है वो की फीचर्स का है। कोई भी 2 या 3 की फीचर्स अक्सर पूछ दिए जाते हैं। राइट एनी 2, राइट एनी 3 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो हमें इन 8 की फीचर्स के बारे में पता ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें 8 की फीचर्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी करना होगा, समझना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं फेडरलिज्म के की फीचर्स की। तो फेडरलिज्म के जो की फीचर्स हैं वो टोटल 8 की फीचर्स हैं, जिसमें हम पहले 4 की फीचर्स की बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 4 की फीचर्स की बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फेडरलिज्म के की फीचर्स। तो हमारे फेडरलिज्म का जो पहला की फीचर है वो क्या है कि 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी इस फेडरलिज्म की खास बात यह है पहली कि इसमें 2 या मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट सही बैठ रहा है। 2 लेवल्स की गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, और इससे ज्यादा भी हो सकती है, जैसे हमारे कंट्री में है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो फेडरलिज्म का पहला की फीचर ये कहता है कि कंट्री में, उस फेडरल नेशन में क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी, कम नहीं चलेगी। 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, फेडरलिज्म कहेंगे। दिस इज द फर्स्ट की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। ठीक, तो क्या है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे फेडरलिज्म का पहला की फीचर है। हम दूसरे की फीचर की बात करते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन, न्यायतंत्र यानी कोर्ट वगैरह, लेजिस्लेशन यानी कि जो भी हमारे रूल्स को चलाने वाले, फॉलो कराने वाले, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, है ना, गवर्नर, और टैक्सेशन, टैक्स सिस्टम, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी रूल करने वाले लोग, है ना, रूल चलाने वाले लोग। ठीक, इनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हर लेवल की गवर्नमेंट में उनका खुद का जुडिशरी, खुद का लेजिस्लेचर, खुद के एग्जीक्यूटिव होंगे। हम आपको अगर बताते हैं, अब डिटेल में अगर आपको हम समझाएं ये कैसे होता है, तो आप देखिए सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक, और उसके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो वही स्टेट लेवल पे से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के जगह पर कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंट की जगह पर कौन होता है, गवर्नर होता है, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं हिंदी में। ठीक, और कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर की जगह पे स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर होते हैं। तो वहां पर पार्लियामेंट होता है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पर क्या होता है फिर हमारे यहाँ विधानसभा, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जो हमारा लेजिस्लेशन है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर लेवल का अपना क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन है, जुडिक्शन भी है। सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, पूरे देश के लिए सबसे बड़ा कोर्ट। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, तो स्टेट लेवल पर है। और डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, लोकल गवर्नमेंट भी होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट होता है। जी हाँ, तो इससे एक बात क्लियर होती है कि अपने हर लेवल का, फेडरलिज्म का ये फीचर है कि 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी, पहला की फीचर। अब ऑर्डर सही ध्यान रखिए, है ना, 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी किसमें, फेडरलिज्म में, ये पहला की फीचर। दूसरा की फीचर कहता है कि हर लेवल की गवर्नमेंट का, पहले तो 2 या 2 से ज्यादा की होंगी लेवल गवर्नमेंट की, और हर लेवल की गवर्नमेंट का खुद का जुरिस्डिक्शन यानी खुद के कोर्ट वगैरह होंगे। सुप्रीम कोर्ट होगा वहां पे, तो यहाँ हाई कोर्ट होगा, है ना। वहां पर पार्लियामेंट है तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। वहां प्राइम मिनिस्टर है तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। वहां पे प्रेसिडेंट है तो यहाँ पे गवर्नर है। तो इस तरह से जो सब चीज सेंट्रल लेवल पे होता है वो सारा चीज स्टेट लेवल पर भी होता है अपने लेवल पर, बस उनके पावर कम होती है, उनके थोड़े से फंक्शन थोड़े अलग हो जाते हैं और उनके पोस्ट के नाम थोड़े से बदल जाते हैं। जैसे वहां प्रेसिडेंट बोलते हैं सेंट्रल लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे उसको गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा की फीचर है किसका, फेडरलिज्म का। तो ध्यान रखना है आपको, पहला की फीचर कहता है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट,
दूसरा की फीचर क्या कहता है कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये जो 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी उसमें से हर एक लेवल की गवर्नमेंट अपना खुद का जुरिस्डिक्शन, अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन, अपना खुद का लेजिस्लेशन, अपना खुद का टैक्सेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। टैक्सेशन से याद आया कि टैक्सेशन का मतलब क्या, ये गवर्नमेंट अपनी खुद की अलग टैक्स लगाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल डीजल का एग्जांपल लेते हैं। पेट्रोल अगर हम 32 रुपीज किसी कंट्री से खरीद रहे हैं तो उस पर 14% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो 32 से समझ लीजिए वो 50 रुपीज का हो गया, 60 रुपीज का हो गया। फिर उस पर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग से और 14% टैक्स लगाती है, तो 60 से 80 पहुंच गया। तो बिल्कुल यही होता है, पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है पर गवर्नमेंट को काम करने के लिए पैसा चाहिए, वर्क करने के, रोड डैम बनाने के लिए, तो पैसा कहाँ से आएगा, इन्हीं सब टैक्सेस से, है ना। इसको ही जीएसटी, सीजीएसटी बोला जाता है। तो ये टैक्स के फॉर्म है, ये टैक्सेशन सिस्टम है अपना, है ना। हम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करने के लिए पैसा आएगा कहाँ से, लोगों के सामान खरीदेंगे तो उस पर से गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। पहले वो 34 रुपीज का, 32 रुपीज का था, उसके ऊपर 14% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया, तो वो कितना हो गया 50-60 रुपीज का। फिर अपने काम के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट के पास गया 60 रुपए में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उस 60 रुपीज के ऊपर और 12% 15% टैक्स लगाया, वो 60 से 80-85 रुपीज का बन गया। अब वो कॉमन मैन तक हम तक मिल रहा है। तो इस तरह से वो चीज हमारे पास आते आते महंगी हो जाती है। इस तरह से टैक्सेशन सिस्टम वर्क करता है। यानी कभी भी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का दोष नहीं है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी दोष है ना। स्टेट गवर्नमेंट भी तो टैक्स बढ़ा रही है, तो उनका भी रोल होता है। तो एक ही गवर्नमेंट का नहीं, तो हर लेवल का गवर्नमेंट क्या रहती है, अपना टैक्स सिस्टम अलग चलाती है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा की फीचर है किसका, फेडरलिज्म का। पहला की फीचर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा की फीचर कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम आपको दे चुके हैं। तीसरी बात करते हैं, तीसरा जो की फीचर है वो कहता है कि जो भी हमारे अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होगी, उस हर लेवल की गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी, यानी उसकी पावर्स, उसकी मान्यता, उसका वैल्यू, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। यानी उसकी पावर्स की गारंटी देना, उसे पावर देना, ये सब कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है स्टेट गवर्नमेंट के पावर ये है, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर वो है, ऐसा नहीं होता है। इन दोनों की पावर्स अलग अलग कहाँ लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही वहां आर्टिकल में लिख दिया जाता है कि 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी या 3 लेवल की गवर्नमेंट होगी। इनिशियली इंडिया में 1992 के पहले 2 लेवल की ही गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद 1991 के बाद 1992 में क्या किया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाया गया, जिसे पंचायती राज या फिर लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो आप नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में 1992 के पहले इंडिया में 2 ही लेवल की गवर्नमेंट थी। फिर 1992 में हमारी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट लाया, जिसे पंचायती राज या फिर लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो हर लेवल की गवर्नमेंट की गारंटी, उसकी अथॉरिटी, उसके पावर्स कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक लेवल की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी एक लेवल की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट भी एक लेवल की गवर्नमेंट है, और इनके पास अलग अलग पावर्स होंगे, इनके पास अलग अलग वर्क होंगे करने के लिए। ये सब कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये 3 की फीचर हो गए। पहला की फीचर कि 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा की फीचर क्या कहता है कि हर लेवल की गवर्नमेंट का अपना खुद का जुरिस्डिक्शन, खुद का इनका लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, ये सब चलेगा, ठीक। 2 different levels of government have their own jurisdiction, legislation, taxation and administration होगा। तीसरा हमने देखा कि the existence and authority of each level of government, किसी भी गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट करती है, वो है, और उसकी अथॉरिटी, उसकी मान्यता, उसकी पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। यानी उसकी पावर्स आती कहाँ से, कौन देता है उसे पावर, तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उसे मान्यता कौन देता है, लाइसेंस कौन दे रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, उसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशनली है। और उसकी बात करें हम चौथे की फीचर की, तो चौथा की फीचर क्या कहता है, द चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, है ना, जो हमारे प्रेम्बल में जो वर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड्स, है ना, उनको चेंज करने के लिए दोनों लेवल की गवर्नमेंट की कॉन्सेंट यानी कि मंजूरी चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस की, यानी जो प्रोविजन हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है ना, इंडिया जो है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो भी उसमें लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो लिखा हुआ है, उसको चेंज करने के लिए क्या चाहिए, दोनों लेवल की गवर्नमेंट की मंजूरी चाहिए होती है। दोनों गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बिना चेंज नहीं हो सकता। लेकिन उसके बिना चेंज किया गया हमारे देश में
हमारे ख्याल जब इमरजेंसी थी 1977 में, जब इमरजेंसी लागू हुई थी पूरे देश में, तो इमरजेंसी के वक्त क्या होता है, सारी पावर चली जाती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल है कि जब देश में इमरजेंसी लगेगी तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं रहेगी, सारी पावर किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होगी। तो उस वक्त इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और प्रेसिडेंट उनके द्वारा बनाए गए थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट से बोलकर देश में इमरजेंसी लगवाई और क्या किया, सभी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को जेल में डाल दिया और बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी डिस्कशन के, पार्लियामेंट में बिना किसी बिल पास किए, बिल पास करने की प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ भी किए बिना उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को चेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें सेकुलर नहीं था, उसमें बाबा साहब ने खुद ही बोला था कि प्रीएम्बल जो हमारे देश की सोल है, आत्मा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, जिसे हम अगर हम लोगों को रिजर्वेशन देंगे तो हम उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमारे उस वक्त की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, देश में इमरजेंसी लगाई और जबरदस्ती अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, हमारे प्रीएम्बल को चेंज किया, जो कि पूरी तरह से गलत था डेमोक्रेटिकली। वो उस इमरजेंसी के टाइम को हमारे देश पे एक काला धब्बा यानी बहुत ही बैड चीज माना जाता है, वो हमारा फेलियर है। ठीक है, तो ये अब जानकारी आपको होनी चाहिए कि किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज नहीं किया जा सकता बिना किसी दोनों लेवल की गवर्नमेंट के, जबकि हमारे यहाँ ऐसा हो चुका है। किस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह से आपको याद रखना है कि ऐसा हुआ था, कब हुआ था, तो एक बार हो चुका है। ऐसा होता तो नहीं है जनरली, बट एक कंडीशन में होता है। कौन सी कंडीशन में, इमरजेंसी। तो ये जो फीचर है, ये एक्सेप्ट इमरजेंसी को, है ना, इमरजेंसी वाले फीचर को छोड़ के फॉलो करता है। ठीक, तो यहाँ हमने 4 फीचर्स पढ़ लिए हैं, हमारे फेडरलिज्म के 4 की फीचर्स। पहला की फीचर ये कहता है कि 2 और मोर लेवल की क्या होगी, गवर्नमेंट होगी। दूसरा की फीचर क्या कहता है कि डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट होगी, उनके खुद के क्या होंगे, जुरिस्डिक्शन, है ना, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। खुद की गवर्नमेंट होगी अपने लेवल की, और हर गवर्नमेंट का अपना अलग सिस्टम होगा, टैक्स का, रूल करने का, है ना, जुडिशियरी का, सबका अलग सिस्टम होगा। तीसरा, द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हर लेवल के गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी जो होगी वो कहां से गारंटेड होगी, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होगी। और चौथा की फीचर ये कहता है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन में चेंज करना है तो दोनों लेवल की गवर्नमेंट की क्या लेनी होगी, कॉन्सेंट, मंजूरी लेनी होगी। द चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर कॉन्सेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस में कुछ चेंजेस करने हैं तो हमारे जो गवर्नमेंट है, कौन सी लेवल की गवर्नमेंट है, दोनों लेवल की गवर्नमेंट, उन दोनों की परमिशन चाहिए होगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि चेंज करना है, स्टेट गवर्नमेंट बोलता है चेंज नहीं करना है, तो चेंज नहीं हो सकता। स्टेट बोलता है कि चेंज करना है, सेंटर बोलता है कि नहीं करना है, तब भी चेंज नहीं होगा। जब तक दोनों हाँ नहीं बोले कि चेंज होगा तो चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमारे 4 की फीचर्स हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की फीचर्स की। सो फेडरलिज्म के 4 की फीचर्स, यानी कि 2 मोर ऑफ लेवल गवर्नमेंट, हर लेवल का अपना खुद का टैक्सेशन, जुरिस्डिक्शन, है ना, उनकी गारंटी, अथॉरिटी, ये सब पढ़ने के बाद अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी के 4 की फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं। यानी हम अपना 5th, 6th, 7th और 8th की फीचर, जो हमारे फेडरलिज्म का फीचर है, उसकी हम बात करेंगे। ये हमारे फेडरलिज्म के जो बाकी के बचे फीचर्स हैं हम उनकी बात करते हैं। तो हमारा जो 5वां की फीचर है फेडरलिज्म का, हमारे फेडरलिज्म का जो 5th की फीचर है वो कहता है कि कोर्ट प्लेज ए की रोल। की रोल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। कोर्ट प्लेज ए की रोल टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब आप जानते होंगे चेंज करना, यानी कि आप समझ रहे होंगे अमेंडमेंट, जिसे आप क्या कह सकते हैं, अमेंडमेंट कह सकते हैं, संशोधन जिसे हिंदी में कहा जाता है। कोर्ट प्लेज ए की रोल टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट की पावर को चेंज करना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी कि वो देश की सिक्योरिटी को संभाले, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि देश की सिक्योरिटी को स्टेट गवर्नमेंट को संभालना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें मेन रोल प्ले कर सकता है। यानी इनकी पावर अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन इनकी पावर को बदलना, चेंज करने की पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। यानी कोर्ट ही एक ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा बॉडी है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में इंटरफेयर कर सकता है।
बाकी ये दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। सेंट्रल वाला स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन इनकी पावर्स, इनके फंक्शंस को अगर इंटरप्रेट चेंज करना है, इनको बदलना है या फिर बढ़ाना है, कम करना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का, है ना। तो कोर्ट प्लेज ए की रोल टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का भी, और हम डिफरेंट लेवल से गवर्नमेंट के पावर्स को भी चेंज करने का किसके पास की रोल होता है? कौन ही कर सकता है? तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। क्लियरली लिखा हुआ आप देख सकते हैं, कोर्ट प्लेज ए की रोल टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट की पावर को चेंज करने का और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का मेन रोल कौन प्ले करता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट ही प्ले करता है, कोर्ट ही प्ले करता है ना। द सुप्रीम कोर्ट प्लेज द रोल ऑफ एन अंपायर, यानी सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह वर्क करता है। क्रिकेट में आपने देखा हो ना, अंपायर होता है जो भी खिलाड़ियों के बीच जो डिसीजन देने होते हैं या उनके बीच झगड़ों को सॉल्व करना होता है, कौन करता है? ये सब अंपायर करता है, ना, वॉच डॉग की तरह होता है, रखवाली करता है ना, बिल्कुल। तो उसी तरह से कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कोई भी लेवल की गवर्नमेंट गलत काम ना करे, है ना। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ना सताए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की काम को ना परेशान करे, कुछ भी ऐसा गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल कौन रखता है? सुप्रीम कोर्ट रखता है। इट वर्क एज एन अंपायर, है। सुप्रीम कोर्ट प्लेज द रोल ऑफ एन अंपायर। तो ये हमारा है पांचवा की फीचर। पांचवा की फीचर कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है या किसी भी लेवल की गवर्नमेंट की पावर को चेंज करना है, बढ़ाना है, कम करना, ज्यादा करना है, जो भी करना है पावर से रिलेटेड काम, वो कौन कर सकता है? सिर्फ कोर्ट ही कर सकता है। इट प्लेज ए की रोल, मेजर रोल, है ना। और किस तरह से वर्क करता है? एज ए अंपायर। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंपायर की तरह रोल निभाता है। हमारा छठवां की फीचर की बात करते हैं, तो हमारा जो 6 की फीचर है वो क्या कहता है? सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? पैसा, टैक्स, है ना। टैक्स और रेवेन्यू के बीच डिफरेंस है। टैक्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है, जो टैक्स गवर्नमेंट आपसे ले और आपके लिए खर्च करे वो पैसा, आपके वर्क, जैसे आपके लिए रोड बना दिया, आपके लिए डैम बनाएगा, तो उसको हम टैक्स बोलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट आपसे पैसा ले और अपने लिए खर्च करे, जैसे कि अपनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनानी हो, अपने मिनिस्टर्स को पेमेंट देना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। तो टैक्स और रेवेन्यू में क्या फर्क है? कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है और उस पैसा का इस्तेमाल सिर्फ आपके लिए करे तो वो टैक्स कहलाता है। गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है और उस टैक्स का, उस पैसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपने खर्चों के लिए करते हैं ना। हम लोग जिसने दिया है उसके लिए नहीं, गवर्नमेंट खुद के फायदे के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो ये टैक्स और रेवेन्यू के बीच डिफरेंस क्लियर कर लीजिए, है ना। तो वो टैक्स जो गवर्नमेंट पीपल के लिए खर्च करती है, टैक्स कहलाता है। वो टैक्स जो गवर्नमेंट अपने लिए खर्च करती है, उसको रेवेन्यू बोलते हैं हम। तो ये यहाँ पे क्लियर है दोनों के बीच। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। किसी गवर्नमेंट को कहां से पैसा मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कितना % टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कितना % टैक्स लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा कहां से आएगा वर्क करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को कहां से, ये सब कुछ क्लियरली मेंशन है। कहां पर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोगों से टैक्स देगी, स्टेट गवर्नमेंट भी लोगों से टैक्स देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ही टैक्स दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इतना ही टैक्स दे सकती है ना। तो इन चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स रहेगा, उन चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रहेगा। इस तरह से जो भी चीजें रहती है, कहां पर क्लियरली लिखा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे क्या होगा? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहेगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना राज चलाए कि नहीं, सब पे टैक्स मैं ही लूंगा, हम सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब टैक्स देंगे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करे सेंट्रल गवर्नमेंट में कि इसमें तुम नहीं लोगे, इसमें सिर्फ हम टैक्स देंगे। तो इस तरह का कुछ गड़बड़ ऑटोनॉमी नहीं होना चाहिए, खुद का राज नहीं होना चाहिए ना। सबके काम अलग अलग, डिफरेंट मेंशन हो, सबके टैक्स देने का परसेंटेज, सबका तरीका एकदम क्लियरली मेंशन है। कहां पर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हम हमारे 7वें की फीचर की बात करते हैं। द फेडरल सिस्टम हैज ए डुअल ऑब्जेक्टिव। हमारे फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म में क्या होता है? 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव मतलब 2 मकसद, 2 चीजें हमें करनी पड़ती है, 2 गोल होता है। द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज टू सेफगार्ड, एक तो बचाना है, सेफगार्ड है, एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, और प्रमोट भी करना है। यानी हमारे देश की जो यूनिटी है उसे बचाने के लिए भी वर्क करना है, साथ ही साथ उस बनी हुई यूनिटी को बढ़ाना भी है। जैसे मान लीजिए हमारी यूनिटी जितनी है उतनी तो रहने ही देना, उसको बचाना भी है, साथ ही साथ उससे भी आगे और बढ़ाना है, और कोशिश करना है कि उसकी, उस कंट्री की यूनिटी और बढ़ जाए ना। तो हमारे गवर्नमेंट का किसी भी फेडरलिज्म कंट्री में, फेडरल कंट्री में, उस फेडरलिज्म में गवर्नमेंट का कुछ फंक्शन होता है। उस फंक्शन में से एक फंक्शन ये है कि उस कंट्री के जो भी क्या कहते हैं यूनिटी होगी उसको बचाना है, साथ ही साथ उसको बढ़ाना भी है। टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी, है ना। सेफगार्ड भी करना है, साथ ही साथ उसे प्रमोट भी करना है देश की यूनिटी को, ठीक। और उसके बाद हम हमारे 8वें की फीचर की बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट की फीचर की। तो वो हमारा जो 8वां की फीचर है वो कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनिटी बनाए रखने के साथ साथ, यूनिटी रखने के साथ साथ एट द सेम टाइम फेडरेशन ऑल्सो अकोमोडेट इट्स डाइवर्सिटी, है ना।
गवर्नमेंट को, हमारे जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट्स होगी, उन्हें यूनिटी तो बढ़ानी है, लेकिन यूनिटी के साथ साथ जो देश में डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग कल्चर फॉलो करने वाले, अलग अलग रिलीजन वाले, उसको भी अपनाना है। ऐसा नहीं कि यूनिटी बढ़ाना है तो सबको मुस्लिम बना दो, या सबको हिंदू बना दो, सबको इंग्लिश बोलने लगाओ, या सबको हिंदी बोलने के लिए फोर्स करो, ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना। या सबको एक ही तरह का खाना खाने के लिए, एक ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए फोर्स करो, ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या करना होगा, हमें यूनिटी बनाए रखनी होगी, साथ ही साथ उनके अंदर जो डाइवर्सिटी है कि अपना अपना रिलीजन फॉलो करना, उसे बनाए रखना होगा, सबकी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट भी करनी होगी। जो जिस तरह से फेस्टिवल मनाना चाहते हैं उन्हें मनाने देना होगा, जो जिस तरह से कल्चर फॉलो करना चाहते हैं उन्हें करने देना होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो है हमारे फेडरलिज्म की फीचर में आती हैं। साथ ही साथ एन आइडियल फेडरेशन, यानी एक अच्छा फेडरलिज्म किसको बोला जाएगा, जिसमें एन आइडियल फेडरेशन मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। यानी जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा करे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे भरोसा करे, है ना। एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और दोनों एक साथ रहने को मंजूर होना चाहिए, दोनों को रहना चाहिए कि हम एक साथ रूल करेंगे, हम अपनी भलाई करेंगे, आप भी भलाई करिए, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद कीजिए। इस तरह से डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच भरोसा और एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना, मंजूरी समझौता होना चाहिए। तो ये हमारे 8 की फीचर है किसके, फेडरलिज्म के। तो हमने की फीचर्स की बात की फेडरलिज्म की, जिसमें हमने 8 की फीचर्स पढ़े फेडरलिज्म के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन्हें पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि फेडरलिज्म जो है कोई छोटी मोटी या सिंपल चीज नहीं है, इसे प्रैक्टिस करना, इसे अकोमोडेट करना, फेडरलिज्म अपनाना और इसे चलाना बहुत ही डिफिकल्ट है, और ये सभी छोटी मोटी कंट्रीज के बस की बात नहीं है। फेडरलिज्म लागू कर देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस फेडरलिज्म को बनाए रखना, उसे बहुत आगे तक चलाना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी कई कंट्रीज हैं जिन्होंने फेडरलिज्म तो अपनाया, लेकिन उस फेडरलिज्म को बनाए नहीं रख सके, उसे चला नहीं पाए सही से। इसके एग्जाम्पल हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी हम बात करते हैं कि कैसे पावर का बैलेंस होता है। सिर्फ की फीचर होने से ही तो पावर बैलेंस नहीं हो जाएगी ना, कौन सा मेथड अपनाया गया है पावर को बैलेंस करने का। तो इस सेंट्रल और बाकी जो लेवल की गवर्नमेंट है उनके बीच जो एग्जैक्ट बैलेंस है पावर शेयरिंग का, कैसे होता है हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। सो आवर न्यू टॉपिक इज द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एग्जैक्ट पावर बैलेंस कैसे होती है, किस तरह से जो पावर में बैलेंस बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कैसे बैलेंस बनाया जाता है, हाउ बैलेंस इज केप्ट, या फिर हाउ बैलेंस इज फॉर्म बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पावर, यानी इनके बीच में जो पावर का बैलेंस हो कैसे बनाया जाता है। सिर्फ की फीचर बना देने से, लिख देने से थोड़ी ना बैलेंस हो जाएगी पावर, वो बैलेंस करने का तरीका भी तो है। तो कोई भी फेडरेशन के बीच जो बैलेंस होते हैं उससे डिपेंड करता है कि वो बनी कैसे है, यानी उसमें बैलेंस कैसे रखा गया है, किस तरीके से किया गया है, उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि किस तरह से फॉर्म हुई। क्या वो कंट्री एक बड़े, इसका बहुत बड़े कंट्री का पार्ट थी तो टूट के अलग होने से उसके पावर्स आई हैं, या फिर वो अलग अलग कंट्रीज थी वो आपस में जुड़ गई हैं। यानी ऐसा तो नहीं है कि उस कंट्री का बैकग्राउंड क्या है, वो कंट्री यानी कि वो फेडरेशन कैसे बना है, क्या वो फेडरेशन अलग अलग छोटे छोटे स्टेट से मिलकर बना था तो वहां पे पावर चल रही है, या फिर एक बड़ा सा कंट्री था, फेडरेशन था, छोटे छोटे भाग में टूट गया, यानी बड़ा सा नेशन छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, या फिर छोटे छोटे स्टेट्स को एक बड़े से नेशन में बांध दिया गया। तो इसी के बेस के ऊपर हम पता करते हैं कि पावर कैसा है। तो आपको ध्यान रखना है कि पावर तुरंत के तुरंत बताई नहीं जा सकती, या बैलेंस एक ही तरीका हर कंट्री में नहीं अपनाया जा सकता ना। जिस तरह का फेडरेशन होगा, जिस तरह का वो नेशन होगा, उसकी हिस्ट्री में क्या हुआ होगा पास्ट में, उसी के ऊपर डिपेंड करा कि उसमें बैलेंस कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी इस कंट्रीज के बीच बैलेंस बनाने का, फेडरेशन में जो बैलेंस बनाने का सिस्टम होता है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सी 2 चीजों पे? जो भी फेडरेशंस होती है वो 2 तरह से फॉर्म होती हैं, या तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन या फिर होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर से जानते होंगे एक साथ आना है, छोटे छोटे मिलके जैसे अलग अलग पार्ट्स मिलके एक साथ आएंगे तो एक नेशन बनेगा। या फिर क्या होगा, जो अलग अलग नेशंस होंगे, या होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशंस है, यानी एक बड़ा सा छोटे छोटे नेशंस एक साथ जुड़ गए तो क्या होगा, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया, है ना। लेकिन जो पहले से ही क्या है, अलग अलग पार्ट में बड़ा हुआ है ना, अलग इसमें नहीं आए, बड़े को ही अलग अलग तोड़ दिया जाए, यानी अलग कर दिया, लेकिन फिर भी वो जुड़े हुए एक साथ, उसको क्या बोलेंगे, होल्डिंग टुगेदर, यानी अलग नहीं होने देना, होल्ड टुगेदर। यानी टूटे हुए को जोड़कर बनाना एक अलग तरीका होता है पावर बैलेंस करना, और जो
जुड़ा हुआ था उसको तोड़ के फिर भी जोड़े रखना, यानी पूरी तरह से तोड़ना नहीं, होल्ड करना, अलग रख दो, उनके काम से काम करने दो, लेकिन जरूरत पड़े तो उसमें हेल्प भी करो। इस तरह की फेडरेशन को कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी किसी भी कंट्री में उनके फेडरेशन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर को बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं, है ना। कोई भी जो फेडरेशन होती है दो ही तरीके से फॉर्म होती है, या तो छोटे छोटे देश टूट कर एक बड़ा सा देश बना होगा, या एक बड़ा सा देश को छोटे छोटे स्टेट्स में तोड़ दिया गया होगा, तो ही तो क्या होगा, पावर फॉर्म ये जो फेडरेशन नेशन फॉर्म हुआ होगा। अगर आपको हम थ्योरेटिकली थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाएं तो जैसे छोटे छोटे स्टेट्स मिला के, है ना, छोटे छोटे स्टेट्स मिला के 4 3 7 7 8 9 10 है ना, मैथ्स थोड़ा कमजोर है हमारा, तो इस तरह से ना कई 1 2 3 4 छोटे छोटे स्टेट मिला के बड़ा सा नेशन बन गया, ठीक। तो इसको क्या बोला जाएगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। लेकिन अगर ऐसा रखा जाए कुछ इस तरह से फेडरेशन हो, यानी आप इस तरफ से देखिए इसको, तो ये होल्डिंग टुगेदर है। यानी एक बड़ा नेशन था उसको छोटे छोटे भाग में बांट दिया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अलग नहीं किया, उसको जोड़ के रखा हुआ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, होल्डिंग टुगेदर। छोटे छोटे स्टेट्स थे उसको एक में लाकर जोड़ दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक ही चीज लिखा हुआ है ना, बहुत सारे को जोड़ के एक बनाया तो कमिंग टुगेदर, एक को ही बहुत सारे इसमें डिवाइड कर दिया तो होल्डिंग टुगेदर। आप समझ रहे होंगे, ठीक। अब आपको क्लियर होगा कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर क्या होता है। तो चलिए हम थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होते क्या है, इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और इसे कैसे वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट कमिंग टुगेदर फेडरेशंस एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इन डिटेल। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में होता क्या है, स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। जैसा कि आपको बताया कि छोटे छोटे मिल के क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा नेशन बनाते हैं ना। स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन, खुद से ही आते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और एक बड़ा टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, बड़ा सा नेशन बनाते हैं। एंड दे हैव इक्वल पावर, उन सब स्टेट्स की पावर क्या होती है, सेम टू सेम होती है। यानी एक स्टेट अपने खुद के रूल्स बनाएगा, दूसरा स्टेट भी खुद के रूल्स बना सकता है, उनके पावर्स इक्वल होते हैं। जब छोटे छोटे कुछ स्टेट्स मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ा से नेशन के साथ जुड़ने की सोचते हैं, तब उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर। यानी आए एक साथ, इसको कमिंग टुगेदर, आना कम, ठीक, कमिंग टुगेदर बोल दिया गया। इसका बेस्ट एग्जांपल मिलेगा आपको यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका एक अलग कंट्री है, लेकिन अमेरिका के साथ छोटी छोटी और कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, तब वो मिला के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन एक कंट्री है, लेकिन उसके साथ और कंट्रीज, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ऐसे कुछ जुड़ी हुई हैं, तो वो जाके यूके बनता है। यानी कई कंट्रीज को मिला के जो बना हुआ है नेशन, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक कमिंग टुगेदर, है ना। कई कंट्रीज को मिला के बड़ा नेशन जो बनता है उसको हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोल देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में, या कभी 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, या फिर आपको पूछ देता है कि 4 ऑब्जेक्टिव देगा, उसमें से पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ऐसे नाम दिए रहेंगे, आपको पहचानना होगा, ठीक। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट एंड दे हैव इक्वल पावर, दे एंजॉय इक्वल पावर, तब इस तरह के हम सिस्टम को कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये क्या हो गया, हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया, ठीक। इसका बेस्ट एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया किसके एग्जांपल है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के, ठीक। अब हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के। तो ये होल्डिंग टुगेदर मतलब जोड़ के रखना, पकड़ के रखना। देखिए क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब ऐसा नेशन जो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यहाँ भी होती है, बट यहाँ पे अपनी हर एक की सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। कमिंग टुगेदर में हर एक की सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होगी, जबकि होल्डिंग टुगेदर में एक ही कंट्री होती है, उसमें एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर स्टेट के साथ बांटेगी। यानी उसकी कंट्री में जो स्टेट्स होंगे डिफरेंट, उनके साथ वो पावर शेयर करेगी, उसको बोलेंगे होल्डिंग टुगेदर। यानी एक नेशन है लेकिन उसमें अलग अलग पार्ट भी कर देता है वो, और अपने पावर्स अलग अलग में शेयर कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर। अभी तक अलग नहीं हुआ है, आपको सेपरेट दिखेगा कि एक कंट्री नहीं है, वो अलग अलग स्टेट हैं, आपको अलग अलग स्टेट्स दिखेंगे, लेकिन वो सब एक ही कंट्री से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर बोलते हैं। और जब ये होल्डिंग टुगेदर नहीं, जब अलग अलग स्टेट एक साथ मिलकर ऐसे से आ जाते हैं, तो इसको कमिंग टुगेदर, ये कमिंग टुगेदर और दिस इज होल्डिंग टुगेदर। आपको ध्यान रखना है, होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो होल्डिंग टुगेदर की डेफिनेशन कैसे दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावरफुल, ठीक,
बट इट डिसाइड टू शेयर इट्स पावर विथ अदर स्टेट्स, अदर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे आपके चैप्टर में है ना। सेंटर से पावर लेना तो डिसेंट्रलाइजेशन, उससे पावर हट जाना है ना, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, तो जिस सिस्टम में, जिस फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर दूसरे अपने स्टेट्स के साथ शेयर करने की कोशिश करती है, शेयर करना चाहती है, उसको हमको क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको इंडिया, स्पेन और बेल्जियम आप देख सकते हैं। हमारा इंडिया एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक से ज्यादा है क्या? नहीं। इंडिया के साथ कोई और कंट्री जुड़ी हुई है क्या, जैसे यूएसए यूके के साथ है? बिल्कुल नहीं। एक ही कंट्री है, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट अलग अलग है, यानी एक नेशन है लेकिन अलग पार्ट में बटे हैं, तो ये होल्डिंग टुगेदर है। अलग अलग पार्ट में बटे हैं लेकिन एक ही नेशन में आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कमिंग टुगेदर बोलते हैं। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। कमिंग टुगेदर के एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल है हमारे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। तो इस तरह से हम एग्जांपल्स देंगे इन कमिंग टुगेदर के और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस के। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर हमने बात की है फेडरलिज्म के की फीचर्स की, जिसमें हमने टोटल 8 की फीचर के बारे में डिटेल में स्टडी किया। साथ ही साथ हमने बात की कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होते हैं, ये अपने बीच पावर को कैसे शेयर करते हैं और ये कैसे बैलेंस बनाए रखते हैं अपने बीच में जो भी पावर्स होते हैं। तो इतना सब कुछ हमने आज की इस वीडियो में देखा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी आपको डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी नॉलेज गेन कर पाए। तो चलिए देखते रहिए इसी तरह विद्यास्थली वाले सर।